चाहिए, लेकिन उसकी चर्चा उस तरह से नहीं होती जैसी होनी चाहिए। राजेंद्र चोल प्रथम ने उस समय दुनिया की पहली हाईटेक नेवी तैयार की। राजेंद्र चोल की नौसेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे, हजारों अटैक शिप थे, लेकिन राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में कितने लोगों को पता है? सोचिए, इतना महान राजा लेकिन लोगों के बीच चर्चा का केंद्र नहीं। साम्राज्य विस्तार के अभियानों में सफल रहने के बाद भी राजेंद्र चोल प्रथम ने एक नीति बनाई जिसमें साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें कुछ राज्यों को जीत के बाद अपने साम्राज्य में मिला लिया गया, कुछ राज्य जिन्हें जीत के बाद अधीन न करके व्यापारिक साझेदार बना लिया गया। मतलब उनसे सिर्फ बिजनेस हुआ लेकिन उनको अपने अंडर नहीं रखा। इसलिए क्यों भाई? आगे बताऊंगा। राजेंद्र चोल प्रथम की नीति के दूसरे पहलू के बारे में आज आपको बताता हूं कि किस तरह से राजेंद्र चोल ने कई राजाओं को हराया, लेकिन बाद में उन्हें उनकी सब कुछ जो जीता था वो वापस कर दिया, सिर्फ व्यापारिक साझेदार बना लिया। इसी नीति के चलते उत्तर भारत में चोलों ने शासन नहीं किया और इस आधार पर एजेंडे के तहत इतिहास की किताबों में चोल राजाओं को मुगलों से कम आंका गया। पाठशाला में मैंने आपको बताया था कि चोल राजाओं ने कभी उत्तर भारत पर शासन करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत और समुद्र में जीत हासिल करना था। अगर चोल चाहते तो वो उत्तर भारत तक भी अपना साम्राज्य विस्तार कर सकते थे। राजेंद्र चोल प्रथम ने यह साबित भी करके दिखाया था। ऐसा नहीं था कि उत्तर भारत नहीं जीता। सुनिए क्या हुआ था। राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर भारत में बंगाल और आज के बांग्लादेश तक कब्जा कर लिया था। यह वो सैन्य अभियान था जिसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान कहा जाता है, लेकिन इस अभियान का लक्ष्य साम्राज्य विस्तार नहीं था। लक्ष्य क्या था? सुनेंगे तो हिल जाएंगे। राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर भारत में एक सैन्य अभियान चलाया और उस दौरान उसने कई राजाओं को हराया, लेकिन वो सैन्य अभियान एक खास लक्ष्य के लिए था जिसके बारे में आपको बताता हूं। साल 1023 तक राजेंद्र चोल ने दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य मजबूत कर लिया था। विजय अभियानों की सफलता के बाद राजेंद्र चोल प्रथम ने नई राजधानी बनाने का फैसला किया। नई राजधानी के लिए राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा जल लाने का संकल्प लिया। चोल राजा गंगा जल को बहुत पवित्र और पूज्य मानते थे। गंगा नदी चोल साम्राज्य की राजधानी तंजावुर से 2000 किलोमीटर दूर थी। गंगा जल लाने के लिए राजेंद्र चोल प्रथम ने 1023 से 1027 तक सैन्य अभियान चलाया। राजेंद्र चोल अपनी विशाल सेना के साथ गंगा जल लेने जा रहे थे। उस दौरान कोई भी राजा इतनी विशाल सेना को अपने राज्य में प्रवेश तो करने देता नहीं। कितना भी आप समझाइए वो यही कहेंगे, इतनी फौज लेकर आ रहे हो तो कहीं तुम कब्जा ना लो। तो इसलिए सैन्य अभियान चलाना पड़ा, क्योंकि भाई वो गंगा जल को पूरे सम्मान के साथ लाना चाहते थे, इसलिए सैनिकों के साथ गए। और उधर राजा डर रहे थे कि साम्राज्य गंवाने का डर होगा। इस दौरान उन्होंने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल और आज के बांग्लादेश को पराजित किया। राजेंद्र चोल प्रथम ने इंद्रत, राणासुर, धर्मपाल, महिपाल और गोविंद चंद्र जैसे ताकतवर राजाओं को हराया। इस अभियान के दौरान पूर्वी भारत में महमूद गजनी आक्रमण कर रहा था। जब राजेंद्र चोल प्रथम मध्य प्रदेश के चित्रकूट में थे, उस समय महमूद गजनी 60 किलोमीटर दूर कलिंजर में लड़ रहा था। मध्य प्रदेश के राजा भोज और राजेंद्र चोल प्रथम घनिष्ठ मित्र थे। राजेंद्र चोल प्रथम के कारण ही महमूद गजनी ने राजा भोज पर आक्रमण नहीं किया। उस गजनी को भी डर लग गया इनसे। सैन्य अभियान के आखिर में राजेंद्र चोल प्रथम ने बंगाल में गंगा सागर से गंगा जल लिया। गंगा जल लेकर 2000 किलोमीटर वापस आए और नई राजधानी का नामकरण गंगा जी के नाम पर किया। नई राजधानी को गंगई कोंड चोलपुरम के नाम से जाना गया। गंगा जल अर्पण के लिए एक विशाल झील का निर्माण किया गया और उस झील का नाम चोल गंगम झील रखा गया, जिसे आज पुन्नेरी झील कहते हैं। गंगई कोंड चोलपुरम का मतलब है वो राजा जिसने गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक जीत हासिल की। यानी सिर्फ गंगा जल को ससम्मान लाने के लिए अभियान चलाया राजेंद्र चोल प्रथम ने। उत्तर भारत के कई राजाओं को हराया, लेकिन उन पर शासन नहीं किया। मुगलों, आक्रांताओं की तरह हारे हुए राजाओं पर अत्याचार नहीं किया, गुलाम नहीं बनाया, मंदिर नहीं तोड़े, किसी का धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा, बल्कि उन राजाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाए।
यह सोचने वाली बात है कि गंगा जल लाने के लिए राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर भारत को जीतकर छोड़ दिया। बहुत सब जीता हुआ कि लो रखो, कैसा प्रभावशाली राजा रहा हो, जीता हुआ छोड़ दिया, क्योंकि मकसद जीतना नहीं था, मकसद गंगा जल को सम्मान के साथ लाना था। ऐसा हिंदू राजा, और उसके बारे में लोगों को कूट कूट कर दिमाग में भरा नहीं गया, उस तरह से नहीं पढ़ाया गया जैसे पढ़ाना चाहिए। स्कूल कॉलेज में भी क्या होता है, बच्चों को ले जाते हैं घुमाने, कहां, आओ प्यार की निशानी ताजमहल दिखाएं। अरे दिखाइए ताजमहल, कौन मना करता है, लेकिन कभी जाकर वो झील भी तो दिखाइए जहां गंगा जल लाकर डाला गया, और उस हिंदू राजा का इतिहास भी तो समझाइए। अगर उद्देश्य उत्तर भारत पर राज करना होता तो जो किया गया वो नहीं करता। राजेंद्र चोल प्रथम ने चोल साम्राज्य वहां तक फैलाया था जहां तक मुगलों ने कल्पना भी नहीं की हो। आपको मैप के जरिए समझाता हूं कि चोल राजाओं ने दुनिया में कहां-कहां सैन्य अभियान चलाए। पीली पट्टी में जो देश देख रहे हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, मस्कट, बहरीन, ओमान, यमन, तंजानिया, जाम्बिया, साउथ अफ्रीका, यहां पर राजेंद्र चोल प्रथम ने अभियान चलाए और इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। सोच रहे हैं साम्राज्य, सोचिए कहां तक है कि वहां तक बिजनेस चल रहा है और उन हिंदू चोल राजाओं के बारे में चर्चा नहीं होती। लाल पट्टी में जो देश दिख रहे हैं वहां राजा चोल ने अभियान चलाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, जापान, मालदीव, फिलीपींस, हांगकांग, इंडोनेशिया। चोल राजाओं ने सिर्फ साम्राज्य विस्तार पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उतना ही काम किया। और एजुकेशन से मतलब सिर्फ धार्मिक एजुकेशन नहीं था, बल्कि साइंटिफिक एजुकेशन भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। चोल वंश के शासनकाल में एन्नायरम में वैदिक कॉलेज की शुरुआत हुई। चोल राजवंश के राजेंद्र चोल प्रथम के वक्त इसकी स्थापना हुई। इस कॉलेज में छात्रों के रहने और भोजन की सुविधा थी। उस जमाने में सोचिए हॉस्टल टाइप व्यवस्था थी। शिक्षकों को दैनिक भत्ता मिलता था। हर साल बोनस के रूप में सोना यानी गोल्ड दिया जाता था। यह वैदिक कॉलेज आज के मॉडर्न कॉलेज से ज्यादा प्लान्ड थे। छात्रों के लिए कॉलेज के बगल में ही हॉस्टल था, हॉस्टल वहीं बनाए गए थे। कितने स्कूल वाले ले जाते हैं अपने बच्चों को यह सब दिखाने के लिए, सोचिएगा कभी। यह पूरा कॉलेज 300 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें 10 शिक्षक और 340 छात्र थे। यहां 75 छात्र ऋग्वेद, 75 छात्र यजुर्वेद पढ़ते थे और 10 छात्र अथर्ववेद की शिक्षा हासिल करते थे। बाकी छात्र अलग अलग विषयों की शिक्षा हासिल कर रहे थे। चोल साम्राज्य के समय में ही फेलोशिप, स्कॉलरशिप की शुरुआत हो गई। उस जमाने में स्कॉलरशिप, वैदिक कॉलेज में मैथ्स और साइंस की पढ़ाई होती थी। जो लोग ये दावा करते हैं कि भारत में इतिहास, कला और विज्ञान की बात मुगलों के समय में शुरू हुई, उन्हें यह देखना चाहिए कि मैथ्स, साइंस, आर्ट और हिस्ट्री की पढ़ाई मुगलों के भारत आने से काफी पहले शुरू हो चुकी थी, जबकि मुगलों ने अपने राज्य में धार्मिक शिक्षा को ही अहमियत दी। मुगलों को लेकर एक नैरेटिव यह भी सेट किया गया कि जमीन सुधार, सिंचाई व्यवस्था सब मुगलों की देन। मतलब हमारे यहां जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया वो कई बार देखिए तो ऐसा लगता है मुगल से शुरू, मुगल पर खत्म हो जाता है। बाकी पढ़ाते हैं, एक आधा चैप्टर इधर उधर डाल देंगे, लेकिन मुगल 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 चलता है। ठीक है, बताइए उनके बारे में, मना कौन कर रहा है। लेकिन जब इतना गौरवशाली चोल राजाओं का इतिहास आप स्किप कर देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में बताते हैं, तो डाउट होता है कि आपकी मंशा क्या है। मुगलों से 700 साल पहले ही चोल शासन के दौर में सब हो रहा था। चोलों के दौर में भूमि सुधार, सिंचाई व्यवस्था सब चल रही थी। और कैसे तैयार हुई थी सुनिए। चोल राजा समय समय पर जमीन का सर्वे कराते थे। उस जमाने में सर्वे चलता था। 1-1 इंच जमीन पर बुआई का रिकॉर्ड रखा जाता था। उस समय गज के हिसाब से जमीन मापी जाती थी। जमीन के सर्वे के आधार पर किसानों की उपज और फायदे के आकलन के बाद कर वसूला जाता था। फायदा नहीं होने पर टैक्स तक नहीं लगता था। ये थे चोल राजा, कोड़े नहीं मारते थे। जमीन सुधार के साथ ही चोलों ने सिंचाई व्यवस्था भी बनाई। चोलों ने किसानों के लिए कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। कावेरी समेत अन्य नदियों पर पत्थर के बांध बनवाए।
बड़े इलाके में सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था की। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंड में विशाल झील बनवाई थी। इस झील में कोलेरन और वेल्लर नदी का पानी आता था। झील 16 मील लंबी थी और इसमें पत्थर के नाले और नहरें जुड़ी थी। चोलों ने समुद्र की ताकत को पहचाना और उस पर जीत हासिल की। चोलों के बाद समुद्र की अहमियत को किसी ने नहीं पहचाना, किसी और ने नहीं पहचाना। 1947 के बाद से 2014 तक सी रूट और नेवी पर उतना ध्यान ही नहीं दिया गया। इसका कारण था पानीपत सिंड्रोम। पानीपत सिंड्रोम क्या है भाई? पानीपत सिंड्रोम का मतलब है कि अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए तत्काल फैसला करना, तत्काल फैसला न करना। इसका मतलब यह भी है कि हिमालय की तरफ से आने वाली समस्याएं हों और उसी तरफ देखते रहो, दूसरी तरफ देखो ही ना। भारत पर कई विदेशी आक्रमण उत्तर दिशा में हिमालय पार से हुए। इसी कारण हिमालय और पाकिस्तान पर ज्यादा ध्यान दिया गया। भारत पानीपत सिंड्रोम को ही एड्रेस करता रहा। सी रूट और नेवी को मजबूत करने पर ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन 2014 के बाद चीजें बदलनी शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेवी को मजबूत करने पर फोकस किया, वैसे ही जैसे चोल राजाओं ने किया था। इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, जैसे चोल राजाओं ने किया था। आसियान और सागर पॉलिसी पर मोदी सरकार ने जोर दिया। मोदी सरकार के दौर में भारत के बेस्ट एलाइज में अब आसियान देश आने लगे हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। ये वो देश हैं जहां चोलों ने 1200 साल पहले अपना प्रभाव जमा लिया था। आपको मैप के जरिए बता देता हूं। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें बर्मा है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस जैसे देश हैं। और चोल राजाओं का व्यापार समुद्री मार्ग से इन्हीं देशों के साथ था। यानी नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कमोबेश उसी दिशा में चोल राजाओं से शायद प्रेरणा लेते हुए सोच रहे हैं, जैसा उन्होंने कई हजार साल पहले किया। चोलों की नौसेना इस ट्रेड रूट की निगरानी भी करती थी। मोदी सरकार ने एक बार फिर से आसियान देशों का महत्व समझा और इनके साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए। यह है चोल साम्राज्य की विरासत, उनकी नीतियां, जिनका फायदा आज भी हो रहा है। मुगलों के दौर में ऐसे किसी उदाहरण के बारे में सुना है आपने?